तो अब हमें क्या करना है, देखो ये करंट का फॉर्मूला तो हमारे पास आ गया। अब आपसे कहा जा रहा है कि भाई मैक्सिमम करंट बताओ। ये तो करंट है ना केवल, ये करंट मैक्सिमम कब हो सकता है? तो बताओ कब हो सकता है करंट मैक्सिमम? ये जो वैल्यू है ये हम कब कहेंगे कि ये वैल्यू मैक्सिमम हो गई भाई? कब कह सकते हैं बताओ? कल समझाया था, तो कल कह रहा हूं, अभी समझाया था थोड़ी देर पहले। हाँ बिल्कुल सही बताया, देखो इन्होंने, जब ये नीचे वाली वैल्यू अगर मिनिमम हो जाएगी ना, तो हम कहेंगे ये ओवरऑल वैल्यू दैट इज आई जो है ये मैक्सिमम हो गया। क्योंकि आपको पता है जब नीचे वाली वैल्यू बढ़ती है तो पूरी वैल्यू घटती है, और जब नीचे वाली वैल्यू घटती है तो पूरी वैल्यू बढ़ती है। ये बात तो पता है ना? जैसे यहाँ लिखा है 5/2, 5/3, 5/4, तो बताओ ये वैल्यू बढ़ती जा रही है या घटती जा रही है? ये वैल्यू घटती जा रही है, क्योंकि इसका नीचे वाली वैल्यू बढ़ रही है। देखो, जस्ट अगर इसका उल्टा कहेंगे, जैसे ये लिखा है 5/4, ये लिखा है 5/3, ये लिखा है 5/2, तो देखो नीचे वाली वैल्यू घट रही है ना, तो हम कहेंगे ये वैल्यू बढ़ती जा रही है, ये बढ़ती जा रही है। और ये क्या होती जा रही है बताओ? ये घटती जा रही है। ठीक है, तो नीचे वाली वैल्यूज पर डिपेंड करती है ओवरऑल वैल्यू। तो अगर इस करंट को मैक्सिमम करना है, दैट इज इसको क्या करना पड़ेगा? मिनिमम। अब इसको मिनिमम कैसे करेंगे उसको समझना बहुत ध्यान से, है ना? बहुत ध्यान समझनी है अब तुम्हें ये चीज। देखो, तो फोर आई मैक्स, यहां लिखेंगे फोर आई मैक्स, इसको क्या होना पड़ेगा? मिनिमम। तो एन आर प्लस एम आर को क्या होना पड़ेगा भैया? मिनिमम होना पड़ेगा। अब ये मिनिमम कब होगा और कैसे होगा, तो देखो समझो। इस एन आर और एम आर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, बताना लिख सकता हूं क्या? एन आर प्लस एम आर को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? स्क्वायर रूट एन आर माइनस स्क्वायर रूट एम आर, मैथ वाले बच्चे तो बता ही देंगे लिख सकते हैं नहीं, स्क्वायर प्लस, यार ये एन आर प्लस एम आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एन आर माइनस स्क्वायर रूट एम आर का होल स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर रूट में एन आर और एम आर। क्या मैं इस एन आर प्लस एम आर को, जिसको मिनिमम करना था, ऐसे लिख सकता हूं या नहीं? बताओ, बताओ, लिख सकते हैं कैसे? स्क्वायर से रूट काटेंगे, ऐसे काट देते हैं स्क्वायर से रूट, डायरेक्ट डायरेक्ट कट जाएगा, अगर बाहर स्क्वायर है तो ऐसे रूट कट जाएगा अलग अलग। या इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला खुलेगा, इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला खुलेगा। फॉर्मूला खुलने के बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा। तो ए स्क्वायर दैट इज एन आर, रूट हट जाएगा, बी स्क्वायर दैट इज एम आर, रूट हट जाएगा, -2, और ये दोनों वैल्यू रूट में, उसको काटने के लिए मैंने एक प्लस का 2 और पूरी वैल्यू लिख दी। इस वैल्यू से वो माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, तो बचा एन आर प्लस एम आर, जो कि ये लिखा हुआ है। तो दोनों बराबर है। समझ गए या फॉर्मूला लिख के समझाऊं? फॉर्मूला लिख के समझाऊं, मुंह से हाँ नहीं निकल रही। तो देखो, मैं ये कह रहा हूं, अगर मैं ये देखो ए प्लस बी से तो समझते हो ना, ए प्लस बी से, ए प्लस बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, इधर इधर देखो जब मैं समझा रहा हूं तो, देखो ए प्लस बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई भी मैथ गलत नहीं है, ऐसे लिखा जा सकता है। ये समझ लो एक तरीके से फॉर्मूला है, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ऐसे है। तो भैया चेक तो करके बताओ क्या सही लिखा हुआ है गलत? तो देखो इसको है ना सॉल्व करो, ये ए माइनस बी का क्या है? होल स्क्वायर। तो क्या होता है? ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, माइनस 2ab, तो 2a और b, तो इसको दोनों को एक एक रूट में लिख दो ऐसे करके, और इधर क्या है बताओ? +2 स्क्वायर रूट ए बी। इससे ये क्या हो जाएगा? कैंसिल, माइनस प्लस है। अच्छा, रूट का अगर स्क्वायर करते हैं तो केवल अंदर वाला नंबर आ जाता है, रूट से स्क्वायर कैंसिल, ऐसे इसके रूट से स्क्वायर कैंसिल। तो देखो क्या लिया था हमने इधर? ए प्लस बी, इधर भी क्या आ गया? ए प्लस बी। दैट इज ए प्लस बी को ऐसे करके मैथमेटिकली लिखा जा सकता
है। क्यों लिख रहे हो भैया? अभी पता चलेगा क्यों लिख रहे हैं। देखो, अब इसको ऐसे लिख दिया। अब मैंने क्या बोला, इसको क्या करना है हमें, मिनिमम। इसको मिनिमम करने के लिए क्या इसको जीरो कर सकते हैं? ये वैल्यू तो जीरो हो ही नहीं सकती क्योंकि ये नंबर है। ये तो हो सकता है जीरो, ये जीरो होगा, तो फिर इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी। दैट इज ये वाली जो वैल्यू है इसको क्या कर सकते हैं, अरे इसको जीरो कर सकते हैं, इसको ये बताओ, ये कर सकते हो जीरो? ये नहीं हो सकता ना जीरो, ये तो इनटू में है। ये वाली वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो। तो अगर जैसे ही इसको जीरो रखोगे ना तो फिर ये क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो फिर हम क्या कर रहा हूं, देखो यहां से ये वाली पूरी वैल्यू क्या कर रहा हूं, यहाँ लिखो फोर मिनिमम, फोर मिनिमम, ये वाली वैल्यू को क्या लिख रहा हूं बताओ, एम आर को किसके इक्वल कर दो, अरे मिनिमम वैल्यू जीरो ही तो होती है, तो जीरो के इक्वल कर दिया। अब स्क्वायर को हटाएंगे, जीरो पर रूट लगाएंगे तो जीरो ही आएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट एन आर माइनस रूट एम आर इक्वल टू क्या, स्क्वायर हटाकर रूट लगाते हैं, जीरो का रूट क्या आएगा, जीरो ही आएगा। अब इसको इधर किधर फेंक दो, इधर कर दो, तो ये क्या आ जाएगा देखो, स्क्वायर रूट एन आर इक्वल टू स्क्वायर रूट एम आर। दोनों तरफ का स्क्वायर करूंगा, रूट से रूट खत्म, तो ये आ जाएगा एन आर इक्वल टू क्या, एम आर। आर की वैल्यू निकालो यहां से कितनी आएगी, देखो आर की वैल्यू एम का चला जाएगा इसके, तो एन आर डिवाइडेड बाय एम इक्वल टू आर। आर इज इक्वल टू एन आर डिवाइडेड बाय एम, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस लगाया था उसकी वैल्यू इतनी आ गई। चेक करो, जब ये डेरिवेशन कराया है तो जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना है, देख के बताओ जल्दी। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, चेक करो, यही है, अरे यही है। यानी आपको मिक्स्ड ग्रुपिंग में मैक्सिमम करंट कब मिलेगा, जब इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जैसे पढ़ा था ना, सीरीज में मैक्सिमम करंट कब मिलता है बताओ, सीरीज में मैक्सिमम करंट कब मिलता है, जब आर बड़ा होता है या इंटरनल रेजिस्टेंस बड़ा होता है, पढ़ के नहीं आया इसका मतलब घर से। अरे सीरीज में मैक्सिमम करंट कब मिलता है, जब ये बड़ा होता है या ये आर, एक्सटर्नल या इंटरनल, पढ़ा है घर पे किसी ने जाके पढ़ा है, अरे पढ़ा है किसने घर जाके, तो तुम क्या सोच रहे हो ट्यूशन लगाने से पास हो जाते हैं क्या, क्या हमने दो दो ट्यूशन लगा रखी है, ऐसे कैसे फेल हो जाएंगे यार। भैया ट्यूशन लगाने वाले सबसे ज्यादा फेल होते हैं, मेरी बात सुन लो, क्योंकि उनके दिमाग में वो घर जाके ना पढ़ेंगे ना, तो जितना भी पढ़ेंगे ना यहाँ वो कचरा बन जाएगा घर जाके। हिंदी में भी फिजिक्स लिख के आएंगे फिर वो उल्टी सीधी, समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए ये बात दिमाग से निकाल दो कि ट्यूशन लगा रखी है तो पास हो गए। घर पे जाके जब तक ये नहीं पढ़ोगे जितना भी यहाँ पढ़ाया जाएगा, कोई भी पास नहीं होने वाला है। बात समझ में आ गई, तो घर जाके पढ़ना है जरूर, तभी पास हो गए। इंटर का एग्जाम ऐसे हल्के में मत लो, और इंटर तक ही पढ़ाई है कायदे में अगर देखा जाए तो। उसके बाद तो कोई बीकॉम करेगा, कोई बीए करेगा, कोई बीआ करेगा, कोई कुछ करेगा, पढ़ाई कहां तक है, इंटर तक। तो इंटर ही सबसे बड़ा क्या है, बोर्ड है। इसका एग्जाम, इसमें परसेंटेज अगर सही आ गई तो आगे करियर है, अगर इसमें परसेंट बेकार तो समझ लो खत्म तुम्हारा करियर। तो इसमें करियर बनाना तुम्हारे हाथ में है। अब बताओ, मैं पूछ रहा हूँ कितनी आसान बात। इंटर सीरीज में मैक्सिमम करंट कब मिलता है, जब स्मॉल आर बड़ा होगा या कैपिटल आर बड़ा होगा, कौन बड़ा होगा, स्मॉल आर बड़ा होगा तब मिलेगा मैक्सिमम करंट। सीरीज में हम तब जोड़ते हैं जब एक्सटर्नल क्या हो, बड़ा हो, और इंटरनल क्या हो, छोटा, तभी तो सीरीज में जोड़ते हो, तभी तो एन टाइम्स करंट मिलता है। पैरेलल में इसका उल्टा, जब ये छोटा और ये बड़ा। मिक्स में क्या है, छोटा बड़ा कुछ नहीं, जब दोनों क्या हो, एक्सटर्नल वाला और इंटरनल वाला दोनों बराबर होंगे तब मैक्सिमम करंट मिलेगा, किसमें, मिक्स ग्रुप में। बात समझ में आ गई। ये मैक्सिमम ऐसे तो निकाला है इसको मिनिमम करके, तो आर की वैल्यू ये आएगी। तो इसके नीचे लाइन लिखेंगे, इसको नोट करो जल्दी, पहले फटाफट जल्दी नोट करो। उसी के आगे नोट करना है ना, जहां तक कल कराया था उसके आगे।
नहीं, ये तो बना हुआ है तुम्हारा, मत बनाओ। इसका नहीं है बना हुआ, वो बना दो। यहाँ तक अगर नोट कर लिया हो तो इसके नीचे एक लाइन लिख लो, यहाँ तक। कैपिटल आर का फॉर्मूला आ गया सबका। लिखो, मिश्रित क्रम में सबका नहीं हुआ है। एक सेकंड रुक जाओ, नोट करने दो सबको। देखो, मिश्रित क्रम में अधिकतम धारा मिश्रित क्रम में अधिकतम धारा का मान मिश्रित क्रम में अधिकतम धारा का मान तब प्राप्त होता है, तब प्राप्त होता है जब तब प्राप्त होता है जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के बराबर हो। सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के बराबर हो। बात समझ में आ गई? बस। तो ये आपने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, आपने टॉपिक पूरा क्या कर लिया, कंप्लीट। सीरीज में भी जोड़ दिए सेल, पढ़ लिया कैसे कैसे मैक्सिमम मिलेगा, है ना। पैरेलल में भी जोड़ दिए सेल, पढ़ लिया कैसे कैसे मैक्सिमम मिलेगा। और ग्रुपिंग भी कर दी, मतलब मिक्स, मतलब सीरीज और पैरेलल दोनों को मिक्स करके भी पढ़ लिया। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम ये जो टॉपिक पढ़ा है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, इसके क्या कर लेते हैं, दो चार न्यूमेरिकल, और फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज होता है आज, कल होगा कल। बात समझ में आ गई? ठीक, तो लिखो क्वेश्चन, इसको रफ कर दूं सारे को अब मैं। ठीक, ये फॉर्मूला वैसे जरूरत नहीं है इसकी, यही जरूरत पड़ती है समझने के लिए, साइड में नोट कर सकते हो, इसने नहीं किया हो।
अभी आने वाले 6 महीने में तक है ना, 6-7 महीने तक पूरा ध्यान किस पे रखना है आपको? अपनी पढ़ाई पे रखना है, बोर्ड पे रखना है। कोई भी कहीं कैसा भी काम कर रहे हो सब छोड़ दो, क्योंकि 6-7 महीने की पढ़ाई बची है, समझ लो। अगर इसमें मेहनत नहीं करी तो फिर पूरी जिंदगी पछताओगे, क्योंकि पछता रहे हैं बच्चे जो फेल हो गए थे ना इंटर में। मुझसे पढ़ के भी फेल हुए हैं बच्चे, ऐसा नहीं है कि फेल नहीं होते। भैया से पढ़ रहे हैं, फेल कैसे हो जाएंगे? कई बच्चे फेल हुए हैं, मैं कई सारे गिना दूंगा। लेकिन वो बच्चे ऐसे थे कि भाई बस ट्यूशन लगा लिया है तो बस समझ लो कि भाई पास तो हो ही जाएंगे। कभी भी पास नहीं होगे, लिख के अभी फेल लिख लो, अभी मैं लिख दूं कॉपी पे। अगर घर नहीं पढ़ रहे हो तो फेल हो जाओ। बात समझ में आ गई? नहीं तो घर जाके पढ़ना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता है नहीं। 6-7 महीने तक तो भूल जाओ, सब चीजें भूल जाओ, बस पूरा फोकस पढ़ाई पे। फिजिक्स ही नहीं, जितने और तुम्हारे सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स हो गई, मैथ हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी हो गई, इन सब पे फोकस करना है। हिंदी इंग्लिश सब जितनी भी है, ठीक है, जो जो सब्जेक्ट हैं। क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी की बुक किस किसने ले ली भाई? एनसीईआरटी की बुक किस किसने ले ली? क्या सबके पास है? कहाँ देखो है, और कहाँ है? तुम्हारी कहाँ है? घर है वैसे? तुम्हारी कहाँ है? तुम्हारी है ही ना, घर भी ना है तुम्हारी कहाँ है? घर पे है? लाया करो तो डेली लाया करो, तुम्हें पता है मैं बीच में से ही क्वेश्चन करा देता हूँ। अब मैंने कल बताया थोड़ी तुम न्यूमेरिकल होंगे। थोड़ा तो मेहनत वजन कर उठाना पड़ेगा अब। या एक वो लगवा दें बैन, घर घर से तुम्हें उठा के लिया करेगी, जैसे जैसे स्कूलों में टीचर को लेके जाते हैं ना बैन में बैठा बैठा के। अगर वजन लग रहा हो तो बैन लगवा दें, लेकिन बैन की फीस फिर तुमसे ही ली जाएगी। हमारा कुछ ना जाएगा। अरे समझ गए? तो देखो, जिसके पास बुक है वो पढ़ो। अब जिस पे बुक नहीं है वो सुनेगा, है ना, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई रास्ता बचा नहीं सुनने के अलावा। तो सुनो, जिस पे बुक है वो पढ़ो, जल्दी पढ़ो। हम्म। हाँ यही है। हम्म। 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 ठीक है। ठीक है। हम्म। 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 ये पहला पॉइंट है ना इसका, 2 पॉइंट है ना इसमें, ठीक है। तो देखो पहला पॉइंट पहले कर लेते हैं, ठीक है। वो लगाया 6 सेल हैं, और 6 के 6 सेल हमने कौन से क्रम में जोड़े हैं भाई? हेलो रीडर, कौन से क्रम में जोड़े हैं? श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। कौन से क्रम में जोड़े हैं? श्रेणी। तो जोड़ देते हैं 6 के 6 सेल, श्रेणी क्रम पहला वाला आ गया हमारा, है ना। ठीक, तो बताओ कैसे जोड़ेंगे श्रेणी में? एक ही वायर के अंदर सब सेल जोड़ते हैं, तो पहला सेल जोड़ दिया मैंने, ये सेल का सिंबल है पूरा टोटल, है ना। और फिर दूसरा जोड़ो, फिर तीसरा। मैंने तो एन सेल तक का करा रखा है, ये तो 6 ही जोड़ रहे हैं बस। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, और फिर क्या बोला है? अब बताओ, इन 6 के 6 सेलों को ये करंट दे रहे होंगे तो किसी चीज में दे रहे होंगे ना, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है ना, कि भाई ये जो 6 के 6 सेल है ना, ये एक प्रतिरोधक में करंट दे रहे हैं, ये प्रतिरोधक लगा हुआ है, और इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपको, अभी मैं लिखूंगा इधर, है ना। अच्छा, इन ये सारे सेल आइडेंटिकल हैं क्या? सेम है या अलग अलग है? क्या बोला है देखो?
प्रत्येक का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है, जैसे ये सेम है सबके सब, प्रत्येक का बोल दिया ना, सबके सब क्या है, सेम है। मतलब इसका ईएमएफ ई आर, ई आर, ई आर, ई आर, ई आर और ई आर, ठीक है, सब सेम है। अच्छा यहाँ लिख लेते हैं गिवन वैल्यू, लिख लेते हैं जो जो दी हुई है नंबर में, है ना। अच्छा ई कितना दिया है बताओ। विद्युत वाहक बल बोलेगा वो क्वेश्चन में, ई नहीं बोलेगा, है ना। तो विद्युत वाहक बल का मतलब ई होता है, बताओ कितना है, 2 वोल्ट है, सबका 2 वोल्ट हो गया। अच्छा आंतरिक प्रतिरोध बोलेगा, आर नहीं बोलेगा, है ना, तो पता है ना कितना है। हाँ 015 ओम प्रतिरोध का, देखो मैंने बताया इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो इसकी वैल्यू ज्यादातर तुमने कम ही देखी है। अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा उसमें इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, तो वो देखेंगे, वो अलग टाइप है। हाँ आगे बोलो। नहीं यार, अरे ये 6 सेल जुड़ गए सीरीज में, इसमें ये वाला, ये बताओ ये वाला रेजिस्टेंस कितना है जिसमें ये करंट भेज रहे हैं, कितना, 8 या 18, 8.5, ये 8.5 है, ये सारे के सारे इसमें करंट को हम भेज रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके ये करंट भेज रहे होंगे इसके अंदर। हाँ तो आगे पढ़ो। हाँ ठीक है। अच्छा ये जो देखो 6 सेल लगाए हैं ना, देखो सेल का जो कॉम्बिनेशन होगा ना उसको बैटरी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बैटरी। जैसे बैटरी का सिंबल बनाते हैं ऐसे करके कई सारे टर्मिनल बनाते हैं ना, ये तो ये देखो सेल ही तो है एक तरीके से, छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा, तो मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को क्या कहा जाएगा, बैटरी कहा जाएगा। तो कह रहे हैं 6 सेल को जोड़ के बैटरी बनाई गई है, जैसे ये बैटरी बन गई अभी, ठीक है। हाँ तो आगे बढ़ो। हम्म। हाँ ये हो गया, ठीक है। हम्म। ठीक है। बैटरी से कितनी धारा ली गई है एवं इसकी टर्मिनल वोल्टता क्या है। पहला काम हमें बताना है कितनी धारा ली गई है, ये सारे के सारे सेल कितना करंट दे रहे हैं ये बात पूछा है। तो बताओ सीरीज में लगे हुए हैं, करंट का फॉर्मूला नहीं बताया क्या, बताया, क्या है फॉर्मूला बता। वी नो दैट, करंट का फॉर्मूला सीरीज में, मैंने कहा था पढ़ के आना, तो तुम यार क्या मजाक में ले जाते हो कि मेरी बात, पढ़ क्यों नहीं रहे, बताओ। एन ई अपॉन एन आर प्लस आर, बिल्कुल सही है, यही है। अरे ये तो है। अच्छा क्या नाम है तुम्हारा, हिमांशु, दीपांशु, सुधांशु, बताओ एन की वैल्यू कितनी है इसमें। एन की वैल्यू 2 वोल्ट, तो ये ई क्यों लिखा है यहाँ, तो ई की वैल्यू है ना। एन की वैल्यू कितनी है तुम बताओ, एन की वैल्यू कितनी है, यहाँ मैंने लिखी नहीं, देखो एन की वैल्यू। तुम्हारा क्या नाम है, वैभव, वैभव बताओ, वैभव सेकंड, फर्स्ट सेकंड, एन कितना, एन की वैल्यू तुम बताओ, एन की वैल्यू कितनी है। 6 होगी या है, 6 है, एन की वैल्यू 6 है इसमें, तुम बताओ कितनी है, होगी, 6 ही तो है यार। मैंने वहां एन क्या बताया गया था, मैंने कहा था एन सेल लगे हुए हैं, एन सेल लगे हुए हैं, चीख चीख के बोला बार बार। तो यहाँ एन कितने सेल हैं, यहाँ पे कितने हैं, 6, तो यहाँ एन की वैल्यू 6 हो गई ना। अरे एन सेल का मतलब 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। या 6 सेल गिन लो ऐसे उंगलियों पे, तो एन की वैल्यू 6 है यहाँ पे, तो यार ये तो कॉमन सी बात है। अरे समझ गए। तो बताओ सारी वैल्यू है क्या तुम्हारे पास, वैल्यू पुट करके करंट निकाल सकते हो, जल्दी निकाल के बताओ कितना आएगा। ध्यान से फोकस करके पढ़ा करो भाई।
आगे क्या आंसर? हम्म बोलो। 1.4। और बताओ। 1.4। 1.4 ही आएगा, है ना? तो देखो सॉल्व करा देते हैं इसको। एन की वैल्यू 6 लिखेंगे, और आपकी टी की वैल्यू कितनी है बताओ? 2। नीचे आओ, एन की वैल्यू 6, आर कितना है देखो? 0.015, है ना? और कैपिटल आर कितना है? 8.5। ठीक है भैया, यहां तक बताओ जरा, इंटू करके कितना आया आपका? ऊपर कितना आया? 12। इसको इससे इंटू कराओगे कितना आएगा? 15 6 90, है ना? 90। तो ये हो जाएगा 0.090। अरे ठीक है। और अच्छा, यहाँ प्लस है क्या? प्लस। और 8.5, बताओ नीचे वालों को ऐड करके कितना आया? कितना आया? 8 पॉइंट। हाँ ठीक है, यही आएगा। सही है। फिर ये ऐड करने में गलती कर दी क्या किसी ने? ऐड करने में गलती कर दी क्या? देखो ये ऐड ऐसे करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना होता है। क्लास सेकंड, क्लास बोलती मैंने जहां ये सिखाया जाता है, क्लास सेकंड में पॉइंट के नीचे क्या रखा जाता है? पॉइंट। तो ऐड होता है, ठीक है। तो सही है। तो बताओ, पॉइंट हटा के ऊपर 0 0 0 बढ़ा सकते हैं? 3 कट कर सकते हैं, और इसको जब डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1.4। 1.4 एम्पियर। ठीक है। तो करंट आ गया, आसान है देखो। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अगर ये सेल पैरेलल लगे होते तो यहाँ पे पैरेलल वाला फार्मूला लगा के कर लेते। आसान है ना? अच्छा, इसी क्वेश्चन में एक चीज और पूछिए। इसी क्वेश्चन में, ये इस क्वेश्चन का ए पॉइंट है जो हम कर रहे हैं। ए पॉइंट में ही दो चीजें पूछी गई थी। एक तो करंट पूछा गया है, और एक पूछी गई है टर्मिनल, टर्मिनल वोल्टता। टर्मिनल वोल्टता। तो ये हमने पहला पॉइंट किया है इसका। इसका सेकंड पॉइंट में पूछा है टर्मिनल पोटेंशियल। टर्मिनल पोटेंशियल कोई बता सकता कैसे होगा? टर्मिनल पोटेंशियल, दैट इज सिंबल क्या है इसका? अरे सिंबल क्या है? वी होता है ना। टर्मिनल पोटेंशियल मतलब वी। अब वी को निकालने के लिए क्या लगाओगे बताओ? ओम्स लॉ। वी इक्वल टू आई आर। आई पता चल गया। और आर कितना आ रहा जाएगा? लगाओ आंसर। कितना? 119। 119 वोल्टेज हो जाएगा? 19 तो नहीं होगा यार। पॉइंट में गड़बड़ कर रहे हो, पॉइंट में। 11.9 है। V इज इक्वल टू आई आर लगा देना है टर्मिनल पोटेंशियल के लिए। तो V इज इक्वल टू आई की वैल्यू 1.4, आर की वैल्यू 8.5। इसको डिवाइड करोगे 11.9 वोल्ट, आंसर आ गया। लड्डू न्यूमेरिकल बोला जाता है इनको। कैसा न्यूमेरिकल? लड्डू न्यूमेरिकल। कुछ सोचना समझना है ही नहीं। बस जो फॉर्मूला लगाया है उसमें वैल्यू रख के आंसर खत्म। कोई लॉजिक लॉजिक है ही नहीं, समझ लो। मतलब लॉजिक कह रहा हूँ, मतलब वो क्रिएटिविटी कुछ नहीं है अपने पास। अरे हो गया ये। अब ये हमने 3.15 का पहला पॉइंट किया है। अब 3.15 का दूसरा वाला पॉइंट हमारे सहयोगी पढ़ने जा रहे हैं। तो पढ़े जरा। हाँ यार, आपका थोड़ा बेस कम है। हाँ, थोड़ा जो बेस होता है ना वो पतला, पतली फ्रीक्वेंसी पतली होनी चाहिए। इनको दे दो, यही पढ़ेंगे, इनको दो।
इनकी पतली आवाज है, कानों तक जाती है सबको, है ना। हाँ पढ़ो, पढ़ो जरा। चलो अभी हंस रहे हैं, हंस लेने दो फिर पढ़ेंगे। तो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ हंस लिया, आप पढ़ो, पढ़ जल्दी पढ़ो। हम्म। 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 ठीक है, किसी से भी पूछ लूंगा क्या बोला है, किसी से भी पूछ लूंगा, खासकर तुझसे पूछूंगा अभी, रुक जा। हम्म। ठीक है। ठीक है। बहुत बढ़िया। अच्छा। हम्म। अच्छा, कार भी स्टार्ट कर रहे हैं। चलो, तो देखो इसी क्वेश्चन का बी पॉइंट बोला है। कह रहे हैं, देखो मैं पढ़ देता हूं एक बार। एक लंबे समय तक उपयोग में लाए गए संचायक सेल, बस यहीं पे कहानी खत्म। एक सेल है जिसका हम बहुत देर से यूज, मतलब बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं, डाउन होगा, जाहिर सी बात है। अच्छा, सेल डाउन कैसे होता है? सेल में क्या चीज बढ़ जाएगी जो सेल डाउन हो जाएगा? बताया था मैंने जब सेल का मैकेनिज्म पढ़ाया था, है? नहीं, सेल का क्या बढ़ जाएगा कि सेल डाउन हो जाएगा? इंटरनल रेजिस्टेंस। जब किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस देखो बहुत कम होता है ना, देखो बहुत कम होता है ना, अगर ये बढ़ गया, बहुत ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब ये एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, वहीं रोक देगा बीच में, तो जाएगा कैसे? अरे समझ गए? तो हम कहेंगे यार सर्किट पूरा नहीं हुआ, तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा धीरे धीरे करके। दैट इज, अगर किसी सेल का मतलब यूज करते हुए काफी टाइम हो गया है आपको, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन में बहुत बड़ा इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है, 380 ओम दिया है। कितना दिया है? 380। देखो ये कितना सा होता है, और हो कितना गया? 380। तो कह रहे हैं एक लंबे समय से यूज में लाएगा एक सेल है जिसका ईएमएफ है 1.9, और विशाल आंतरिक प्रतिरोध, देखो विशाल बोल दिया है ना, ये कोई लड़का नहीं है विशाल। विशाल का मतलब है यहाँ बहुत बड़ा प्रतिरोध। तो विशाल आंतरिक प्रतिरोध कितना है? 380 ओम है। अब कह रहे हैं, अब बताओ कि ये जो सेल है थका हुआ, ये कितना करंट दे देगा? और क्या इसके करंट से एक कार को स्टार्ट कर लेंगे? कार की जो मोटर है उसको स्टार्ट कर सकते हैं क्या इसके सेल से? तो उसके लिए तुम्हें ये पता होना चाहिए कार की मोटर कितने करंट पे स्टार्ट होती है। अगर नहीं भी पता है तब भी आंसर देख के बता दोगे कि होगी या नहीं होगी, तो आंसर निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। हालांकि मैं बता दूंगा कितने करंट पे स्टार्ट होती है, ठीक है। इसको रफ कर दूं? ठीक। क्वेश्चन समझ गए नहीं, ये समझे, ये बताओ। समझ गए? हम्म। तो गिवन लिख लेते हैं। देखो एक सेल की बात की गई है अब, और उस सेल का ईएमएफ दिया है। ईएमएफ दिया है, कितना वो दिया है भैया? 1.9 वोल्ट है क्या? बातें नहीं करेंगे, बोर्ड पे देखेंगे, बोर्ड पे बस। एक ही सेल दिया गया है, और मैं यहाँ रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, कोई इसमें करंट भेज रहा है मान लो। तो इसका ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है, और इसको हम बहुत ही लॉन्ग टाइम से यूज कर रहे हैं, लॉन्ग टाइम से यूज कर रहे हैं इसको हम। तो लॉन्ग टाइम से यूज कर रहे हो तो फिर आर बढ़ जाएगा इसका। आर बढ़ के कितना हो गया? 380 ओम। अब पूछने बताओ इससे करंट कितना मिलेगा? अच्छा देखो ध्यान से अगर क्वेश्चन पढ़ोगे तो अधिकतम धारा पूछी है। कौन सी धारा? आई मैक्स पूछा है। क्या आई मैक्स हमने पीछे भी कहीं निकाला है क्या किसी क्वेश्चन में? मैंने कहा था जब क्वेश्चन में आई मैक्स पूछा जाएगा तो दैट इज आर किसको टेंस करेगा? आर किसको टेंस करेगा? जीरो को। जब बाहर वाला प्रतिरोध लगभग जीरो होगा तभी वो जो सेल है वो मैक्सिमम करंट देता है। तो करंट का फॉर्मूला बताओ क्या था? आप बताओ, करंट का क्या फॉर्मूला था जब इंटरनल रेजिस्टेंस दिया होता है? तब बता ना। आई इज इक्वल टू, करंट का नहीं फॉर्मूला नहीं बताया था क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से पहले चले जाओ तो एक करंट का फॉर्मूला था सिंपल। वो क्या था? है? एनी अपॉन आर।
ये कौन सा फॉर्मूला है? ये तो सीरीज का बताया आपने। ये नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से पहले चले जाओ, तब जो करंट का फॉर्मूला था वो क्या था? हेलो, खाते मत खोलो, फॉर्मूला बताओ पहले। याद नहीं आ रहा, तुम बताओ। हाँ, दोबारा देख ले, नीचे वाली वैल्यू तो देख। अरे यार पेपर पलट गया, दोबारा देख पलट के फिर बता। हाँ, आर, कैपिटल आर। फिर हाँ, सही बता रहे यार, देखो देख के ये ईएमएफ अपॉन स्मॉल आर प्लस, बिल्कुल सही बताया देख के, ठीक है। तो टोटल ईएमएफ ऊपर लिखते हैं, टोटल रेजिस्टेंस नीचे लिखते हैं। अरे ये तो फॉर्मूला है। अब मैंने क्या बताया, अगर करंट मैक्सिमम है तो आर क्या हो जाएगा? अरे आई मैक्स के लिए आर क्या हो जाएगा? 0। तो फोर आई मैक्स, फोर मैक्स, सॉरी आई मैक्स, नेट मैक्स मत लिख दियो। फोर आई मैक्स, आर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो आर को 0 करोगे तो आई मैक्स मिल जाएगा। देखना जरा कितना करंट दे रहा है थका हुआ सेल। निकालो यहां से फॉर्मूला। ये फॉर्मूला मिल गया, ई की वैल्यू रखो, आर की वैल्यू रखो, आंसर निकालो। मैक्सिमम करंट निकालो इसका कितना है? नहीं यार, हुआ नहीं है अभी, अभी तो करंट देगा ये। तो कार भी स्टार्ट करेंगे उससे। और कितना आया? ना, 0.002, 0.008। और बताओ भाई, अलग अलग आ रहा है आंसर तो, सिंपल डिवाइड नहीं हो रही क्या? 0.002 भी गलत है और 0.008 भी गलत है। 0.005 सही है। 0.00 कितने जीरो? डबल जीरो, बिल्कुल सही। तो देखो आई मैक्स कितना आएगा, देखो भाई, ई की वैल्यू सिंपल है, डिवाइड ही तो है, और क्या है इसमें? 1.9। आर कितना है? 380। क्या क्या करूं इसमें बताओ, इतने आसान सवाल भी मुझे कराने पड़ेंगे क्या? पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, इसको इससे डिवाइड कर दो, डिवाइड का भाग का सवाल बना के ऐसे करके। अरे कर सकते हैं ना, यहाँ पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, फिर जीरो लगाओ, फिर जीरो बढ़ाओ, फिर जीरो लगाओ, फिर जीरो बढ़ाओ, अब होगा इसके बराबर ये। अरे 5 बार में जा रहा है क्या? पूरा खत्म, रट्टा भाई भाई गया, ये गया। तो आई मैक्स कितना आया? 0.005 एम्पियर का करंट दे रहा है। अब बताओ कार स्टार्ट हो जाएगी क्या इतने करंट से? क्वेश्चन पूछ रहे हैं इस बात को, कि इस करंट से हम एक कार की मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं? तुम्हें कैसे पता कार कितने करंट पे स्टार्ट होती है? जितने पे भी होती है, यहां से अंदाजा तो लग रहा है कि इतने पे नहीं होती होगी, तो ये तो बहुत ही कम है, बहुत ज्यादा कम है। और कार की जो मोटर स्टार्ट होती है ना, एक एवरेज कार अगर हम बात करें, अल्टो जैसे ले लें, अल्टो से और स्विफ्ट डिजायर तक चले जाओ, तो इतनी रेंज की जो कार है वो कम से कम 200 से 400 एम्पियर के करंट पे स्टार्ट होती है। उसका जो इंजन है वो इतने करंट पे स्टार्ट होता है, अल्टो से स्विफ्ट डिजायर। और थोड़ा और ऊपर चले जाओ, रोल्स रॉयल्स वगैरह पे और जीप वगैरह पे, तो वो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, उनका करंट हो जाता है फिर 1000 एम्पियर के करीब। और अगर ट्रक वगैरह पे चले जाओ तो फिर तो वो 1500 से 2000 एम्पियर के करंट का इंजन जो लेंगे वो तब स्टार्ट होंगे। तो ये रेंज तो इनसे बहुत दूर दूर है। हम व्हीकल की बात कर रहे हैं केवल, है ना, उड़ने वाली चीजों की बात नहीं कर रहे। अरे समझ गए, नोट कर लो। तो लिख देंगे, इस करंट से हम कार स्टार्ट, इस करंट से हम कार स्टार्ट नहीं कर सकते।
इस करंट से हम कार स्टार्ट नहीं कर सकते। क्या समझे? अब ना मानना है वो तो तुम एक क्वेश्चन में होमवर्क में दे देता हूँ। बस 3 क्वेश्चन काफी हैं। बाकी हम फिर नया टॉपिक कल पढ़ेंगे। होमवर्क वाला क्वेश्चन देने के बाद। अरे एक क्वेश्चन होमवर्क में दे दें क्या? ये नोट कर लिया आपने? इसके नीचे लाइन लिख ली जो मैंने बोली थी अभी। चलो एक क्वेश्चन जो बोर्ड में आया ना वो दे देते हैं इस टॉपिक से, ठीक है? वो आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, उसको करके लाना। करके जरूर लाना है, चाहे गलत करना है। अगर खुद ट्राई नहीं करके लाओगे तो मैं भी नहीं कराऊंगा। खुद से ट्राई करके लाओगे तब नहीं होगा, तब मैं कराऊंगा बोर्ड पे उसको। वरना मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा, कहानी खत्म। और पता चला वही क्वेश्चन 5 नंबर में रखा हुआ आ सकता है। बोर्ड में आया है। बोर्ड में जो है ना रिपीट होते हैं क्वेश्चन। हाई स्कूल इंटर ये ऐसे बोर्ड हैं, आप 10-15 साल के पेपर सॉल्व करके चले जाओ, सारे क्वेश्चन रखे हुए आते हैं। वो मैं कराऊंगा सॉल्व यहाँ पे पेपर। पहले पढ़ तो लो सारा। पेपर में सभी आता है ना हर टॉपिक से। हाँ। तो इसको करके लाना जो हम दे रहे हैं, इसको जरूर ट्राई करके लाना, सबको चाहे गलत करके लाना है, ठीक है? चलो लिखो। अच्छा, ये जो एग्जाम होते हैं ना कॉम्पिटेटिव वाले, नीट जेई वगैरह के, इसमें क्वेश्चन रिपीट नहीं होता कभी भी। बहुत कम चांस होते हैं कि एक आध क्वेश्चन रिपीट हो गया। हर बार नए क्वेश्चन, हर बार नए क्वेश्चन। बस तब भी बच्चे करते करके जाते हैं पिछले साल के, क्यों करते हैं वो? ताकि क्वेश्चन का लेवल पता चल जाए। ऐसा नहीं है कि जेई मेन के तुमने क्वेश्चन कर लिए 10-20 साल के और वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो जाएंगे, कभी भी नहीं होता ऐसा। हर बार नए क्वेश्चन। लेवल पता चल जाता है, अच्छा लेवल यहाँ तक का है। अब उस जैसा क्वेश्चन आ जाएगा वो नहीं आएगा कभी भी। बात समझ में आ गई? बोर्ड में उल्टा है, बोर्ड तो बहुत आसान है, इसीलिए तो आसान है बोर्ड। ठीक। चलो। देखो क्वेश्चन है, यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, जरा लिखो, मैं बोल रहा हूँ। देखो दिए गए क्वेश्चन को, ये एनसीईआरटी का नहीं है ना, ये है 2013 में आया हुआ है क्वेश्चन बोर्ड में। कह रहे हैं दिए गए परिपथ में, दिए गए परिपथ में प्रत्येक सेल के, दिए गए परिपथ में प्रत्येक सेल के सिरों के बीच, प्रत्येक सेल के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। दिए गए परिपथ में प्रत्येक सेल के बीच, सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो ये परिपथ दिया है, देखो जरा इसको बना लो। इसमें कितने सेल कनेक्ट हैं बताओ? 2 सेल कनेक्ट है ना। एक सेल ये है, और एक सेल ये है। इन दोनों इन दोनों पर आपको टर्मिनल पोटेंशियल बताना है कितना कितना है, ठीक है? विभवांतर। अच्छा, ये वाला रेजिस्टेंस लगा हुआ है 3 ओम का, ये वाला रेजिस्टेंस लगा हुआ है 2 ओम का, और ये 10 वोल्ट का इसका ईएमएफ है, और 2 ओम का इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है।
इसका 2 वोल्ट का ईएमएफ है और 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ गया ना। दोनों ये जो दिया हुआ है तो ईएमएफ है ना, इनका टर्मिनल पोटेंशियल बताना है आपको, दोनों सेल का, इसका भी और इसका भी। क्वेश्चन करके लाना, इजी क्वेश्चन है, कर सकते हो अगर ध्यान से करोगे वो। अगर ट्राई करके लाओगे गलत जाएगा तो मैं करा दूंगा इसको, ठीक है। नमस्कार। नमस्कार।